सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सुबह मुलाकात की। इस बीच उनके साथ पत्नी रेशमी ठाकरे भी साथ रहीं। महाराष्ट्र में मंगलवार को हुए सियासी उलटफेर के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। गुरुवार शाम को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगे। तो इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। जब वो राजभवन पहुंचे, अंदर गए, मुस्कुराते हुए नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इसमें कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार बन रही है और इस पार्टी का नाम रखा गया है महाविकास अघाड़ी, जिसमें मुख्यमंत्री पद अब उद्धव ठाकरे होंगे। और बताया जा रहा है कि कल उद्धव ठाकरे शपथ लेने वाले हैं और इस समय हम मुंबई के मातोश्री के बाहर खड़े हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर रहते हैं। हर एक जगह अब पोस्टर लगना शुरू हो चुके हैं। मातोश्री के बाहर भी हम आपको एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र और शिवसेना किसी से नहीं डरती है, और मराठी में लिखा हुआ कि महाराष्ट्र ना दिल्ली से डरती है और दिल्ली के आगे महाराष्ट्र और शिवसेना कभी भी झुकने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा किया गया है कि वो बीजेपी के आगे झुकने वाली नहीं है। ये पोस्टर है वो मुंबई के कई इलाकों में लगाए गए हैं। साथ ही साथ हम फिर से दिखाना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे को पोस्टर में दिखाया गया है कि उनके मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ दिखाया गया है कि शिव सैनिक और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ जो सरकार बनी है वो किसी से ना डरने वाली है ना झुकने वाली है। तो ये तमाम पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं और जिस तरह से सरकार बनी है उस पर उद्धव ठाकरे 28 तारीख यानी कल मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ लेने वाले हैं। और जितने बाकी विधायक उनके तीनों पार्टियों के हैं वो अभी विधानसभा में शपथ ले रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा महाराष्ट्र का सिनेरियो बदला है पिछले 15-20 दिन में, कि देवेंद्र फडणवीस आते हैं, सरकार बनाते हैं, अजीत पवार अचानक डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों में पूरी सरकार अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से गिर जाती है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और पूरी तैयारी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र में लगभग एक महीने से जारी सियासी ड्रामे के अंत के बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। महाराष्ट्र में आज सुबह 8 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। फडणवीस के बाद छगन भुजबल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट समेत दूसरे विधायकों ने शपथ ली। विधायकों के शपथ लेने का सिलसिला अभी जारी है। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर अभी सभी 288 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा रहे हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी अरुण सिंह लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास हम चलते हैं। अरुण राजभवन के बाहर से मौजूद है। अरुण, इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग का आरंभ हो रहा है। नए युग का आरंभ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति पहली बार संवैधानिक पद संभालने जा रहा है। ठाकरे परिवार को रिमोट से सत्ता चलाने के बारे में जाना जाता था और बाला साहब ठाकरे बहुत ही प्राउडली कहते थे कि मैं रिमोट से सरकारें चलाता हूं। लेकिन पहली बार होगा जब उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समीकरण सियासी भी अब महाराष्ट्र के बदलने जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से शिवसेना की जो लाइन थी और कांग्रेस की, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह थे विचारधारा के स्तर पर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार के जाते ही, या यूं कहें कि उसके पहले से ही एक तरह से कोशिश शुरू हो गई थी गठबंधन बनाने की, और वो आज सफल हुई है। मैं इस वक्त राजभवन के सामने हूं। थोड़ी देर पहले ही भावी मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी के साथ यहां पर आए थे। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की है। जो कल चिट्ठी भगत सिंह कोश्यारी ने उनको दी है कि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस तीनों दलों में विधायक दल के नेता ने उनको एक पत्र लिखा है और उद्धव ठाकरे को नेता चुनने की बात उनसे कही है, तो वो उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। कल यानी 28 नवंबर की शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल ने साथ ही साथ उनसे यह भी कहा है कि चूंकि आप न तो विधानसभा के सदस्य इस वक्त हैं और न ही विधान परिषद के, इसलिए 6 महीने के अंदर आप दोनों में से किसी सदन में चुनकर आ जाएं। तो मेरी जो जानकारी है, विधानसभा के लिए 3 सीटें शॉर्टलिस्ट की गई हैं। उसमें एक सीट उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की है। वर्ली से वो चुनाव जीते तो हो सकता है कि किसी चुनावी मैदान में उतरते हुए उद्धव ठाकरे आपको भविष्य में दिखाई दे, या फिर पार्टी का एक तबका ये चाहता है कि वो विधान परिषद से चुन के आए, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो राजभवन से निकल गए उद्धव ठाकरे, मातोश्री पहुंचने वाले हैं संभवतः वहां पर, और लगभग 50 मिनट की मुलाकात उनकी
राज्यपाल से हुई है। पिछले कुछ दिनों में राजभवन और शिवसेना के बीच जिस तरह से तल्ख रिश्ते थे, उसको लेकर के निश्चित रूप से ये एक नए युग की शुरुआत है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मातोश्री पर ही हैं संभवतः वो। विवेक, क्या शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं शिवसेना के खेमे से? क्या खबर है, कितना शानदार, कितना ग्रैंड होने जा रहा है ये शपथ ग्रहण समारोह? अरुण, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शपथ समारोह होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि ठाकरे परिवार के इतिहास में जब पहली बार होगा कि उनके परिवार से कोई पहली बार सीएम बन रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि शिवसेना से पहले जो सीएम बने थे वो मनोहर जोशी थे, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए थे। ठाकरे परिवार से, डायरेक्ट परिवार से पहला कोई इंसान है जो सीएम बनने वाला है महाराष्ट्र का, उद्धव ठाकरे। और एक और बात इस पूरी अहम है कि पहली बार आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव लड़ा था, वो जीते वर्ली सीट से, और पहली बार सीएम भी बनने वाले हैं उद्धव ठाकरे। तो यानी कि शिवसेना पूरी तरह से चाहती है कि जो ये पूरा सेरेमनी है उसको यादगार बनाया जाए। बकायदा इसके लिए पूरा शिवाजी पार्क बुक कर दिया गया है, और शिवाजी पार्क की अहमियत। जी विवेक, निश्चित रूप से पिछले 40 साल से जो शिवाजी पार्क है वो ठाकरे परिवार के लिए एक तरह से, बाला साहब ठाकरे तो दशहरा के दिन वहां से पूरे देश को संबोधित करते थे, शिव सैनिकों को संबोधित करते थे। हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं, विधानसभा से जुड़ गए हैं, वहां पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। अभिषेक, क्या खबर है, कुछ मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर कितनी सीटें किसको मिलेंगी, मंत्री पद, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल अरुण, अभी जो खबर मिल रही है कि यहाँ पर करीब 150 के आसपास सदस्यों की शपथ हो चुकी है, जिसमें बड़े नामों की बड़े नामों में जिन्होंने शपथ ली है उसमें बाला साहब थोराट है, अशोक चौहान है, खुद आदित्य ठाकरे हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं। इसके साथ साथ तमाम सारे दूसरे बड़े नाम हैं। साथ ही अगर आपने नए मंत्रिमंडल के लेकर के बात की है, जो सूत्र बता रहे हैं अरुण की मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार हो चुका है और अब उसे सिर्फ आधिकारिक करना बाकी रह गया है। सूत्र बताते हैं कि 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री और 1 मुख्यमंत्री ये शिवसेना के कोटे में जा सकते हैं, जबकि दूसरे, खासकर एनसीपी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 11 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री पद का जा सकता है। और तीसरा यानी कांग्रेस के पास, जिसके पास 44 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 9 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री। इस तरीके से फॉर्मूला बन चुका है और जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना बाकी है। साथ ही आज देर शाम बैठक होने वाली है, जिस बैठक में पूरे फॉर्मूले पर आखिरी मुहर लग जाएगी और कौन किसके पास मंत्रालय जाएगा ये भी डिसाइड होगा, और रात भर में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा जो बैठक होनी है। सदस्य अभिषेक, जो शाम की बैठक होने वाली है, क्या इसमें तीनों दलों का शीर्ष नेतृत्व यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और जो दिल्ली से कांग्रेस के नेता आए हुए हैं, क्या वो हिस्सा लेने वाले हैं, या सेकेंड लाइन लीडरशिप ही मिलकर डिसाइड कर लेगी किसको क्या पद मिलना है, कितने मंत्री पद मिलने हैं? देखिए, दिल्ली के जो आए हुए नेता हैं, खासकर कांग्रेस से अहमद पटेल जिस तरीके से आने की संभावना है, अहमद पटेल के साथ बैठेंगे और इसके साथ साथ तमाम सारे दूसरे नेता भी बैठेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड हैं। जितेंद्र आव्हाड चूँकि एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से आप लोगों को लग रहा था कि 3 दिन तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया देवेंद्र फडणवीस ने, इसे कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र की जीत मानते हैं? हो गया। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का आनंद है, पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि बीजेपी हार सकती है। आज चूंकि आज का ही दिन बाकी है, तो कैबिनेट को लेकर किस तरीके से बातचीत हुई है? अरे मेरी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, जितेंद्र हार की मना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो होना था वो पहले हो गया था, अब बीजेपी देश से जा रही है। हालांकि जो अभी मैं बात कर रहा था कि बड़े शीर्ष नेतृत्व, खासकर अहमद पटेल की बात की जाए, अहमद पटेल या फिर अहमद पटेल के साथ उद्धव ठाकरे के साथ बाला साहब थोराट कांग्रेस के नेता हैं, शरद पवार, ये सब आज। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने स्वागत किया। इस बीच जब अजीत पवार विधानसभा पहुंचे तो सुप्रिया सुले ने उनके पैर छुए और गले मिलकर उनका भी स्वागत किया। सुप्रिया सुले ने कार्यवाहक सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जहां इस बार चुने गए सभी विधायक शपथ ले रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कल यानी गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे।
उद्धव ठाकरे कल शाम शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्हें 7 दिन में यानी 3 दिसंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। खबर आ रही है कि वो मुंबई की वडाला, माहिम या वर्ली विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करने पर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने खुशी जाहिर की और दावा किया कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमारे साथ है अशोक चौहान। अशोक जी, 5 साल बाद फिर से सदन में लौटे हैं और आपकी सरकार आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी चली गई इसका बड़ा खुशी है और हमारी सरकार आई इससे बहुत बड़े हम लोग खुश हैं। महाराष्ट्र के विकास में योगदान करना ये हमारा फ़र्ज़ है और लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल हम लोग ये काम करने के लिए तैयार है कि लोगों ने जितनी हमें साथ दी थी, लोगों ने जितना उम्मीद हमसे जताई थी और आज जो वक्त मिला है, मैं समझता हूँ इसका पूरा फ़ायदा महाराष्ट्र के विकास के सब इस प्रोग्राम में हम एक होकर काम करेंगे। इस डेवलपमेंट को अधिक गति से चलाने का हमारा इरादा है और ये गवर्नमेंट अच्छी चलेगी क्योंकि तीनों पार्टीज ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर ये हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। तो आई डोंट सी एनी कॉन्फ्लिक्ट। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 3 दिन की सरकार बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, तो आपको लगता है कि सदन में वो खुद आक्रामक होंगे? देखिए, सदन में तो बहस तो होगी, सदन उसी के लिए है और हम पूरी तैयारी के साथ में उतरेंगे सदन में। बाहर भी हम तैयार, 5 साल में हमने कहीं मौका छोड़ा नहीं कि ये सब मौजूदा भाजपा सरकार ने जो भी गलतियां की, जो गलत काम किए, उसको हर चीज़ को हमने सदन में उठाया है। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें दिक्कत है। पूरी ताकत से, जोर शोर से सदन में अपना काम करेंगे और हम भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिवसेना की नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र का सीएम बनने पर खुशी जाहिर की। आज उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनने का जो आप लोगों का लगातार मांग था, लगातार सपना था, वो पूरा हो रहा है, कैसे देख रही? सपना तो है ही और आज वो पूरा हो रहा है। आज आदित्य जी ठाकरे आज यहाँ पे शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। महाराष्ट्र की जनता जिस दिन की राह देख रही थी और देखिए गत 5 वर्षों में भी हमने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की। जो भी लोगों की उम्मीदें थी उनको पूरा करने के लिए उद्धव साहब हर कदम आगे लेके जाए, फिर मराठा आरक्षण की बात हो, किसानों की बात हो, और अभी ये जो उनको खुद के लिए जिम्मेदारी है, अभी उनको खुद अपनी तीर कमान चलाना है और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। शिवसेना नेता संजय कुटे ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनने पर बधाई दी और अपना पक्ष भी रखा। संजय भाई, आप लोगों के 3 दिन के भीतर सरकार गिर गई। लोग कह रहे हैं कि ये जगहसाई हो रही है, आप लोग जानबूझ के चुरा करके सरकार बनाना चाहते थे, जो सबके सामने पोल खुल गई। हम चुरा के सरकार बनाए नहीं है। हमने तो 8 बजे, अब किसी का दिन ही 10 बजे अगर चालू होता तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। 8 बजे सरकार बनाई और हमारे माननीय अजीत पवार जी जो गट्टे नेता थे, उन्होंने अगर लेटर दिया है, हमने सरकार बनाया है, कोई चुरा के तो बना ही नहीं है। लेकिन आप भी बताइए कि अभी आप अपोजिशन में हैं और सत्ता पक्ष में उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव जी को कैसे देखते हैं बतौर लीडर जब वो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे? तो नहीं, उद्धव जी वैयक्तिक देखे तो अच्छे आदमी हैं। उन्होंने अभी मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने वाले हैं, तो हम उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। एक बात है कि सरकार में रह के सरकार चलाना और सरकार के बाहर रह के सरकार को डिक्टेट करना, इसमें फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ जो जाएगा उसका हाल वही होगा जो बीजेपी का हुआ। आज आप सरकार में हैं, कल तक बीजेपी क्लेम कर रही थी कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन उसके 1 दिन पहले उसे इस्तीफा देना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को। उसे कैसे देखते हैं? देखो, हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, संविधान के तहत ये देश को आगे बढ़ाना है। हमारा विश्वास डेमोक्रेसी पर है। जिसके पास ज़्यादा नंबर्स वो सरकार बनाएगा। अगर कोई प्रयास करे डेमोक्रेसी के खिलाफ तो उसको क्या असर होता है, ये आपको 2-4 दिन में पिछले देखने को मिला। हमें बहुत खुशी होती है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए, एक बदला हुआ महाराष्ट्र देखने की लोगों की इच्छा है, उसके पूर्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्वास के साथ महाराष्ट्र में बदल करेंगे। हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता के रूप में उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के तीनों आघाड़ी के
नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, स्थिर सरकार देगा और बहुत ऊंचाई पर महाराष्ट्र ले जाने का हमारा ख्वाब है। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की खबर के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनका मिशन अब पूरा हो गया है। वहीं शरद पवार के बारे में राउत ने एक बार फिर दोहराया कि उन्हें समझने के लिए 100 जन्म लेने होंगे। कल शपथ ग्रहण होगा और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में ये सरकार बन रही है। मैं अघोरी शब्द जानबूझकर यूज कर रहा हूँ। अघोरी का मतलब आप समझ लीजिए, कुछ भी करे लेकिन सत्ता हाथ में रखे। महाराष्ट्र की जनता ने ये सब कुछ उद्ध्वस्त कर दिया। शरद पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे जी हो, कांग्रेस के नेतागण हो, सब एक साथ आए और ये अघोरी प्रयोग को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र ने देश को एक नई सुबह दिखाई है। तो उनकी भूमिका जो है अब तक वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैं मानता हूँ कि उनकी भूमिका स्पष्ट है। अजित पवार जी की, जब अजित पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन मैंने कहा था कि अजित पवार जी की वापसी होगी। और मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि शरद पवार साहब को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को ये सब खंगालना पड़ेगा इतिहास पवार साहब का। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने स्वागत किया। इस बीच जब अजीत पवार विधानसभा पहुंचे तो सुप्रिया सुले ने उनके पैर छुए और गले मिलकर उनका भी स्वागत किया। सुप्रिया सुले ने कार्यवाहक सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जहां इस बार चुने गए सभी नए विधायक शपथ ले रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, सुबह की तस्वीर हम आपको बताएं जब अजीत और सुप्रिया साथ साथ नजर आए और दोनों ने गले मिले। उसके बाद सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के पैर छुए और आदित्य का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। और ये महाराष्ट्र की सियासत की नई तस्वीर देखने को मिली। फडणवीस जिन्होंने कल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो मुस्कुराते हुए सुबह विधानसभा पहुंचे और सुप्रिया सुले से मिले। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के समय कुछ टूरिस्ट ने बाघ के साथ सेल्फी ली। टूरिस्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि 3 गाड़ियों पर सवार कई टूरिस्ट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पहुंचे थे, जहां ये सभी बाघ देखते ही रुक गए। एक गाड़ी तो बाघ से कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गई और उसमें बैठे टूरिस्ट खतरे के बाद भी बाघ के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। कुछ ने तो बाघ के गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजरने का वीडियो बना लिया। हालांकि बाघ इन टूरिस्ट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांत तरीके से निकल गया। बाघ को बिल्कुल पास से देखने के बाद कई टूरिस्ट काफी खुश भी दिखाई दिए। हमारे जिप्सी के पास से बिल्कुल बेहद करीब से वो टाइगर निकल कर गया, तब बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रोमांचक सीन था। राजस्थान के झालावाड़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद गिट्टियां ले जा रही एक गाड़ी में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने कुछ ही देर में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। काफी देर तक गाड़ी सड़क किनारे जलती रही। इस बीच लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। तो आग बुझाने की कोशिश की गई। दरअसल झालावाड़ में ये आग लगी और उसके बाद जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी गाड़ी जलकर खाक भी हो चुकी थी। तो लपटें काफी दूर से ही देखी जा सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी आग की चपेट में आ गई और बताया जा रहा है कि गिट्टियां ले जा रही थी ये गाड़ी, जो कि आग की चपेट में आ गई। आग काफी ज्यादा भीषण थी। कुछ ही देर में पूरी गाड़ी को इसने अपनी चपेट में लिया और आग की लपटें और धुआं उसके बाद लोगों ने देखा भी। कुछ देर में गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। काफी देर तक गाड़ी सड़क किनारे चलती रही। आग बुझाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पजल गुरु के नाम से मशहूर ब्रिटेन के टोनी फिशर ने दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब बनाने का दावा किया। इस रूबिक्स क्यूब को बनाने के लिए टोनी ने गत्ते की बड़ी पेटियों का इस्तेमाल किया। पहले इन पेटियों को बराबर साइज में काटकर उनके अंदर लोहे की छड़ों को फिट किया गया और उसके बाद हर पेटी के बाहर काला टेप लगाया गया। फिर सबको एक दूसरे से जोड़ा गया और आखिर में रूबिक्स क्यूब की तरह ही उन्हें अलग अलग रंग दिया गया। टोनी फिशर का बनाया ये रूबिक्स क्यूब करीब 7 फीट ऊंचा और 7 फीट चौड़ा है। इससे पहले टोनी ने ही 5.5 फीट बड़ा रूबिक्स क्यूब बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही 5 मिलीमीटर का सबसे छोटा रूबिक्स क्यूब बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। टोनी ने उम्मीद जताई कि उनके बनाए इस सबसे बड़े रूबिक्स क्यूब को गिनीज बुक में जगह भी मिलेगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार की नीतियों के खिलाफ सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे।
किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से वहां कई सड़कों पर लंबा जाम लगा। क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए जर्मनी की सरकार ने वहां खेती करने के लिए कड़ी नीतियां बनाई है, जिनका सैकड़ों किसान लंबे वक्त से विरोध भी कर रहे हैं। सरकार से नाराज कई किसानों ने विरोध तेज करते हुए बर्लिन की सड़कों को जैम कर दिया। सरकार का विरोध करने के लिए ये किसान सुबह के वक्त ही बर्लिन पहुंच गए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अपनी गाड़ी से न चलने की सलाह दी, लेकिन सैकड़ों की तादाद में शहर की सड़कों पर उतरे। ट्रैक्टरों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ा। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। वहां डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1500 उड़ानों को रद्द किया गया, क्योंकि बर्फीले तूफान की वजह से जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जम गई। यही वजह रही कि डेनवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मौसम का मिजाज नहीं बदलने तक भविष्य में और उड़ानों के रद्द होने की आशंका जाहिर की। वहां हालात ऐसे बन गए कि गाड़ियों से लेकर पेड़ों के पत्ते तक सभी चीजें सफेद चादर से ढकी दिखी। सड़कों पर भी बर्फ बिछी नजर आई, जिसे हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी। तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फीले तूफान की वजह से वहां पर 1500 उड़ानों को रद्द भी किया गया और आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई और वहां पर बर्फ हटाने का काम मशीनों की मदद से जारी है। इटली की कोस्ट गार्ड ने करीब 150 लोगों को समंदर में डूबने से बचा लिया। बताया गया कि ये लोग लीबिया से एक नाव में सवार होकर इटली में शरण लेने के लिए भागे थे, लेकिन बेहद खराब मौसम की वजह से उनकी नाव समंदर में ही पलट गई और वो पानी में डूबने लगे। हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड के जवान वहां पर पहुंचे। लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की गई। नाव पर सवार बचाव दल के लोगों ने डूब रहे लोगों की तरफ रबर की ट्यूब फेंकी, जिसके सहारे वो खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत की आशंका है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के एक थाने में गंदगी देखकर भड़क गए। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी रात के वक्त विकास के कामों का जायजा लेने निकले थे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा करने के बाद सीएम अचानक मंदिर के पास चौक पुलिस थाने का निरीक्षण करने पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर थाने के अंदर फैली गंदगी पर पड़ी, दीवारों पर लगे जालों पर पड़ी, वो भड़के, जिसके लिए उन्होंने थाने के इंचार्ज को फटकार भी लगाई। यही नहीं, सीएम योगी पुलिस वालों को थाने को साफ रखने की नसीहत भी देने लगे। इसके बाद सीएम ने थाने में इधर उधर फैले सामान पर भी नाराजगी जाहिर की। हालांकि जब अधिकारियों ने जगह की कमी का हवाला दिया तो सीएम थाने के लिए नई इमारत बनवाने का भरोसा देकर वहां से निकल गए। राजस्थान के जोधपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद फैक्ट्री से ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि इसने कुछ ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को चपेट में लिया। वहां से उठ रहा धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और फैक्ट्री के बाहर कई लोग जमा हो गए। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर राख हो गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताया गया और फैक्ट्री में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। आग काफी भीषण थी, इसकी लपटें दूर से ही देखी जा रही थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में लोगों की भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि पिटाई की यह घटना 24 नवंबर की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोगों की भीड़ एक आदमी को डंडे की मदद से बुरी तरह पीटती दिखी। इस बीच पीट रहे आदमी ने भीड़ के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक आदमी ने उस पर डंडे बरसाने शुरू किए। पिट रहा आदमी रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कोई उसे लात मारता दिखा तो कोई थप्पड़। इस बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग उसके एक और साथी को घसीटते हुए वहां लाए, जो पिटाई की वजह से बेसुध दिखाई दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। मैं हाथ जोड़ देखा, थाना में भी इन्फॉर्म करो कि भाई जो भी मेरा गलती हुआ है तो थाना वाला का कहो और पंच पटेल को बुलाओ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा लोगों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनके आने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में इलाके के लोग वहां पर पहुंचे। उनसे मिलने की मांग करते हुए हंगामा शुरू किया। इस बीच हंगामा कर रहे लोगों की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की और तीखी झड़प भी हुई। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। हालांकि जब बाद में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह लोगों के बीच आए तो हंगामा कर रहे लोगों ने हत्या के एक मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने मामले की सीआईडी जांच का भरोसा दिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग लिखित आश्वासन देने की मांग पर अड़ गए और काफी देर तक वहां पर हंगामा होता रहा।
यूपी के गोंडा में एक रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मचा। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और अजगर के मुंह को डंडे से जकड़कर उसे एक बोरे में बंद कर दिया। इससे पहले अजगर काफी देर तक सड़क पर रेंगता रहा, फिर एक पेड़ की डाल से जाकर लिपट गया। वन विभाग की टीम ने पेड़ पर चढ़े अजगर को नीचे लाने की कई कोशिशें की, लेकिन अजगर डाल के साथ बेहद मजबूती से लिपटा रहा, जिसके बाद वन विभाग का कर्मचारी अजगर को डंडे में फंसाकर जमीन पर गिराने लगा। इस बीच अजगर ने अपना मुंह खोलकर कई बार झपट्टा मारने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। बताया गया कि वहां के सेंटा बारबरा के जंगल में आग अचानक भड़क गई, जिसके बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवा दिया गया। तेज हवाओं की वजह से जंगल की आग फैलती जा रही है। आग की वजह से कई रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए। जंगल का एक बड़ा हिस्सा भी आग की लपटों और धुएं से घिर गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जंगल की आग सड़कों के किनारे तक भी पहुंच गई। हालांकि मौसम विभाग ने इलाके की तरफ बढ़ रहे तूफान के जरिए आग के बुझने की उम्मीद जाहिर की। तो तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है और बड़ी बात यह है कि जो तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं उसकी वजह से आग फैल रही है और आग को बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। तो तूफान के जरिए आग बुझाने की उम्मीद थी और जंगल की आग अब बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि जो तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने इलाके की तरफ बढ़ रहे तूफान के जरिए अब आग के बुझने की उम्मीद जाहिर की है और माना जा रहा है कि इससे आग पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयर ट्रेन शुरू की जाएगी। बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 को एयर ट्रेन से जोड़ा जाएगा। एयर ट्रेन छोटी मेट्रो ट्रेन जैसी होती है, लेकिन ये किसी एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल के बीच चलती है, इसीलिए इनको एयर ट्रेन कहा जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट का रखरखाव करने वाली कंपनी डायल ने बताया कि फिलहाल टर्मिनल 1 और चौथे रनवे का काम चल रहा है और 2022 तक इनके बन जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हर साल करीब 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे। इतने ज्यादा लोगों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने और ले जाने के लिए बड़ी तादाद में बस या दूसरी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और इस मुश्किल से निपटने के लिए डायल ने टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच एयर ट्रेन चलाने की योजना तैयार की है। बताया गया कि एयर ट्रेन चलाने की योजना पर 2,500 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। फ्रांस में भारी बारिश और तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बाढ़ से हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ लोगों के मकानों में पानी घुस गया, जबकि कुछ का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। एक इलाके में एक ट्रक तूफान की चपेट में आने से पलट गया, जबकि सड़कों पर खड़ी कुछ गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। ऐसे में लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। जगह जगह फसल खराब हो गई, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तो यहाँ पर 7 लोगों की मौत भी हुई है भारी बारिश से और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और आपको बता दें कि जो भारी बारिश हुई है उसके बाद बाढ़ आ गई सड़कों पर, आप देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी है और 7 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है इस भीषण बारिश में। भारत ने एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जो सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इस सैटेलाइट का नाम है कार्टोसैट 3 और कहा जा रहा है कि यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से जमीन की तस्वीर लेने के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट है। इसका कैमरा इतना ताकतवर है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर 1 फुट से भी कम की ऊंचाई तक साफ तस्वीर ले सकेगा। यानी ये सैटेलाइट आपकी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिख रहे समय की भी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। बताया गया कि दुनिया के किसी देश के पास अब तक इतने ताकतवर कैमरे वाली सैटेलाइट नहीं है। कार्टोसैट 3 की इन्हीं खूबियों के आधार पर दावा किया गया है कि इसकी मदद से सेना को पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की सटीक जानकारी भी मिल पाएगी। 1 दिसंबर से देश भर में गाड़ियों पर फास्टैग लगाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घर बैठे फास्टैग खरीदने की प्रक्रिया बताई है। ये फास्टैग ICICI, SBI, एक्सिस, IDFC और HDFC बैंक की ब्रांच से खरीदे जा सकेंगे। कुछ बैंक ग्राहकों को घर बैठे अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग खरीदने की भी सुविधा दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें बैंक की वेबसाइट पर जाकर
फास्टैग सेक्शन पर क्लिक करना होगा और कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र उस पर अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया की पूरी होने के बाद बैंक फास्टैग लोगों के घर भेज देगा, जिसे गाड़ी के सामने वाले शीशे पर लगाना होगा। सरकार गाड़ियों पर फास्टैग इसलिए लगवा रही है ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को छुटकारा मिल सके। ये छुटकारा फास्टैग दिलाएगा, क्योंकि गाड़ी के सामने वाले शीशे पर जब फास्टैग लगा होगा तो लोगों को टोल प्लाजा पर नहीं रुकना होगा। वो इसलिए क्योंकि टोल का भुगतान फास्टैग से हो जाएगा, जिसे समय समय पर मोबाइल की तरह रिचार्ज करवाना होगा। सरकार ने शुरुआत में 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के रिचार्ज की सीमा तय की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक अनोखी रेस हुई, जिसमें 300 लड़कियों ने दुल्हन की ड्रेस पहनकर दौड़ लगाई। वहां हर साल की तरह इस बार भी ये खास दौड़ आयोजित की गई थी, जिसके लिए सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हुई और जैसे ही रेस शुरू हुई सभी ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। दुल्हन की तरह सजी लड़कियां एक दूसरे से जीतने की होड़ लगाती नजर आई। प्रतियोगिता के दूसरे हिस्से में दूल्हे दुल्हन को अपनी गोद और पीठ में उठाकर दौड़ते दिखे। इस रेस में जीतने वाले के लिए करीब 72 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसके लिए सभी जोड़े पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। बिहार में गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने के लिए सरकारी कार्यक्रम होटल में करवाने पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि बिहार के किसी भी सरकारी विभाग के कार्यक्रम अब होटल में नहीं करवाए जाएंगे। आदेश के मुताबिक अगर किसी विभाग को कोई कार्यक्रम करवाना है तो उसे सरकारी इमारतों और भवनों में ही करवाना होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से ये दलील दी गई कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पटना में कई सरकारी इमारतें मौजूद हैं। बताया गया कि होटलों में सरकारी कार्यक्रम नहीं करवाने से भारी भरकम खर्चों पर लगाम लगेगी और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने पहली बार आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी को मारने की मदद करने वाले कुत्ते को पेश किया। ये कुत्ता बगदादी के खिलाफ मिशन में शामिल था, जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने पेश किया। इससे पहले इस कुत्ते को व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। बगदादी ने खुद को और अपने 3 बच्चों को एक बंद सुरंग के अंदर विस्फोटक से उड़ा दिया था। उस धमाके में इस कुत्ते को भी चोट आई थी, जिसके ठीक होने के बाद ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने उसे सम्मानित किया। Conan came over from the Middle East, just arrived with some of the great people from the special forces that did the incredible it was a flawless attack, and al-Baghdadi is gone. देश की 100 बड़ी मुस्लिम हस्तियों ने राम मंदिर विवाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने का विरोध किया है। इससे जुड़े एक साझा बयान पर दस्तखत करने वालों में अभिनेता नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी भी शामिल हैं। इनके अलावा कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, कारोबारी, शायर और कुछ अभिनेता भी इन 100 हस्तियों में शामिल हैं। बयान में अपील की गई है कि राम मंदिर विवाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल न की जाए। कहा गया है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मतलब विवाद को जिंदा रखना होगा, जिससे मुस्लिमों को नुकसान भी पहुंचेगा। हालांकि इस बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी न्यायिक रूप से गलत कहा गया है और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला करने के लिए आस्था को कानून के ऊपर रखा। रोमानिया के समुद्री इलाके में डूब रहे एक जहाज में लदी भेड़ों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। क्वीन हिंद नाम के इस जहाज में करीब 15,000 भेड़ें लदी थी, लेकिन जहाज के समुद्र में पलटने से वो इसके अंदर ही फंस गई। हादसे की जानकारी मिलने पर बचाव दल के लोग नाव के जरिए पहुंचे। डूब रहे जहाज में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इस बीच चालक दल के सभी 22 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन भेड़ों के जहाज के भीतरी हिस्से में मौजूद होने की वजह से उनको निकालना मुश्किल हो गया। बचाव दल ने ज्यादातर भेड़ों की मौत होने की आशंका भी जाहिर की। जर्मनी में एक पालतू कुत्ते के चाटने से 63 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जब कुत्ते ने अपने मालिक को चाटा तो उसकी लार में मौजूद एक खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच गया और कैप्नोसाइटोफेगा कैनिमोर्सिस नाम के इस बैक्टीरिया की वजह से कुत्ते के मालिक के पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिससे वो बुरी तरह बीमार हो गया। 106 डिग्री बुखार होने के साथ ही उसे निमोनिया ने अपनी चपेट में लिया। बैक्टीरिया के हमले से उस व्यक्ति के पैरों में गैंग्रीन हो गई और उसके कई अंगों ने काम करना भी बंद किया। करीब 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद उसकी मौत हुई। डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते और बिल्ली की लार में मौजूद बैक्टीरिया उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है। हालांकि ये बैक्टीरिया 15 लाख में सिर्फ एक व्यक्ति को ही बीमार बनाने की ताकत रखता है और जर्मनी के उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
कमजोर इम्यून सिस्टम होने की वजह से बैक्टीरिया ने उसके शरीर पर चौतरफा हमला किया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कल जो शपथ ग्रहण होगा, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और खबर यह भी कि इससे पहले भी जब शिवसेना के साथ आगे चलकर सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, राहुल गांधी इससे बाकायदा दूरी बनाए हुए थे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल ना होने की वजह क्या, इसके क्या मायने? देखिए प्रशांत, शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, खास तौर से जो तीनों दलों का गठबंधन बना है, उसके बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी अब तक राहुल गांधी के महाराष्ट्र आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यानी राहुल गांधी के अब तक के अगर कार्यक्रम देखे जाएं तो वो महाराष्ट्र शपथ ग्रहण समारोह में आने का कार्यक्रम उनका नहीं बना है। इसके पहले अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि पिछले कुछ दिनों से जब लगातार शिवसेना के साथ जाने की बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, केरल लॉबी कतई नहीं चाहती थी कि शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। उस वक्त भी राहुल गांधी ने किसी भी स्तर पर किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं लिया था। यानी पार्टी के अंदर भी, चाहे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो या चाहे महाराष्ट्र को लेकर, गठबंधन को लेकर तमाम चर्चा हुई हो, राहुल गांधी ने एक दूरी बना के रखी थी। और मुझे लगता है कि इमेज कॉन्शियस राहुल गांधी, हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब भी राहुल के इस कदम से ये माना जाए कि राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहते कि कांग्रेस शिवसेना के साथ इस तरह से सरकार चलाए और इसमें उनकी सहमति जनता तक पहुंचे? देखिए, इस तरह से साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता प्रशांत। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर को जब संसद में प्रदर्शन हो रहा था, और प्रदर्शन महाराष्ट्र में जिस तरीके से फडणवीस सरकार को बनाया गया था उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा था, उसमें राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था। यानी राहुल गांधी एक जो है पार्टी की जो राय है उससे इतर नहीं जा रहे, उसकी मुखालफत उन्होंने नहीं की है। ये बात जरूर है कि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी उस तरह से नहीं किया है। और अगर आप देखिए पिछले कुछ बैठकों में, अगर आप हरियाणा की बैठकों को देखिए, जब उम्मीदवार चुनने की बात थी महाराष्ट्र के, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो राहुल गांधी संगठन के कार्यों से एक उचित दूरी बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अब तक शपथ ग्रहण समारोह में उनके आने का कोई प्रोग्राम भी तय नहीं हुआ है। और ये एक बड़ी खबर भी है कि उद्धव ठाकरे और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उनका कल शाम को मुंबई में, उसमें राहुल गांधी नहीं जाएंगे। अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम राहुल गांधी की तरफ से नहीं है। भारत ने एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जो सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इस सैटेलाइट का नाम है कार्टोसैट 3 और कहा जा रहा है कि यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से जमीन की तस्वीर लेने के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट है। इसका कैमरा इतना ताकतवर है कि अंतरिक्ष से धरती पर 1 फुट से भी कम की ऊंचाई तक साफ तस्वीर ले सकेगा। यानी ये सैटेलाइट आपकी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिख रहे समय की भी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि दुनिया के किसी देश के पास अब तक इतने ताकतवर कैमरे वाला सैटेलाइट नहीं है। कार्टोसैट 3 की इन्हीं खूबियों के आधार पर दावा किया गया है कि इसकी मदद से सेना को पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों की सटीक जानकारी मिल पाएगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सुबह मुलाकात की। इस बीच उनके साथ पत्नी रश्मि ठाकरे भी साथ रही। महाराष्ट्र में मंगलवार को हुए सियासी उलटफेर के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। गुरुवार शाम को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगे। तो राज्यपाल से मुलाकात की उद्धव ठाकरे ने, ये एक औपचारिक मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात इसे कहा जाएगा। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और पहले उन्होंने गुलदस्ता भेंट किया राज्यपाल को, मुस्कुराते हुए वो नजर आए। और कल शाम को उन्होंने शपथ लेनी है। 3 दिसंबर तक उन्हें बहुमत भी साबित करना है। महाराष्ट्र में लगभग 1 महीने से जारी सियासी ड्रामे के अंत के बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नए विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। महाराष्ट्र में आज सुबह 8 बजे विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। फडणवीस के बाद छगन भुजबल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट समेत दूसरे विधायकों ने शपथ ली। विधायकों के शपथ लेने का सिलसिला अभी जारी है।
प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर सभी 288 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। तो जो विशेष सत्र राज्यपाल ने बुलाया हुआ है, शपथ दिलवा रहे हैं प्रोटेम स्पीकर स्थायी स्पीकर होता है जो विधायकों को शपथ दिलाता है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का एनसीपी नेता सुप्रिया सुले स्वागत करती दिखी। इस बीच जब अजीत पवार विधानसभा पहुंचे तो सुप्रिया सुले ने उनके पैर छुए और गले मिलकर उनका स्वागत किया। सुप्रिया सुले ने कार्यवाहक सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जहां इस बार चुने गए सभी नए विधायक शपथ ले रहे हैं। मेरे मन में कभी भी दुरावा नहीं था और नहीं रहेगा। तो आने वाले दिनों में दादा का रोल पार्टी में और सरकार में क्या रहेगा, इस बारे में कुछ चर्चा हुई है अब तक? अरे पार्टी का रोल हमेशा सबका पार्टी बढ़ाने का ही होता है। वैसा होगा। तो सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे, क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया कि शरद पवार का रोल क्या रहेगा मराठा राजनीति के चाणक्य, और ये देखिए सुबह की तस्वीरें जब अजीत पवार के पैर छुए सुप्रिया सुले ने। काफी पारिवारिक दबाव था और पारिवारिक दबाव के आगे झुके अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वापस एनसीपी में लौट आए। दूसरी तस्वीर आदित्य का स्वागत किया। ये महाराष्ट्र की सियासत की नई तस्वीर और सुप्रिया सुले के अलग ही तेवर देखने को मिले, अलग अंदाज देखने को मिला। तीसरी तस्वीर में आप फडणवीस को देख सकते हैं जो बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री सुबह विधानसभा पहुंचे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कल यानी गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। उद्धव ठाकरे कल शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्हें 7 दिन में यानी 3 दिसंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना होगा। खबर है कि वो मुंबई की वडाला, माहिम या वर्ली विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार बन रही है और इस पार्टी का नाम रखा गया है महाविकास अघाड़ी, जिसमें मुख्यमंत्री पद अब उद्धव ठाकरे होंगे। और बताया जा रहा है कि कल उद्धव ठाकरे शपथ लेने वाले हैं। और इस समय हम मुंबई के मातोश्री के बाहर खड़े हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर रहते हैं। हर एक जगह आप पोस्टर लगना शुरू हो चुके हैं। मातोश्री के बाहर भी हम आपको एक पोस्टर दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र और शिवसेना किसी से नहीं डरती है, और मराठी में लिखा हुआ कि महाराष्ट्र ना दिल्ली से डरती है और दिल्ली के आगे महाराष्ट्र और शिवसेना कभी भी झुकने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा किया गया है कि वो बीजेपी के आगे झुकने वाली नहीं है। ये पोस्टर है वो मुंबई के कई इलाकों में लगाए गए हैं। साथ ही साथ हम फिर से दिखाना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे को पोस्टर में दिखाया गया है कि उनके मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ दिखाया गया है कि शिव सैनिक और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ जो सरकार बनी है वो किसी से ना डरने वाली है ना झुकने वाली है। तो ये तमाम पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगे हुए हैं। और जिस तरह से सरकार बनी है उस पर उद्धव ठाकरे 28 तारीख यानी कल मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ लेने वाले हैं। और जितने बाकी विधायक उनके तीनों पार्टियों के हैं वो अभी विधानसभा में शपथ ले रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरा महाराष्ट्र का सिनेरियो बदला है पिछले 15-20 दिन में कि देवेंद्र फडणवीस आते हैं, सरकार बनाते हैं, अजीत पवार अचानक डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों में पूरी सरकार अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस से गिर जाती है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और पूरी तैयारी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, अभिषेक पांडे और अरुण सिंह हमारे साथ हैं होटल मरीन प्लाजा से। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे कि जो कांग्रेस नेताओं की बैठक है, उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाए, क्या इसको लेकर चर्चा होगी? देखिए, कई सारे मुद्दे अनसुलझे हैं, लेकिन जिस तरह से विवेक आपको आ रहे थे शिवसेना ने किस तरह से पोस्टर बैनर लगाए हैं, एक तस्वीर दिखाने के बाद मैं आपको खबर जरूर बताऊंगा। ये देखिए हमारे पीछे मरीन ड्राइव, काफी पॉश इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। और यहाँ देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी भगवा झंडे शिवसेना के लगातार लहरा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक की तस्वीर थी कि बीजेपी के झंडे यहाँ लगे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इसलिए शिवसेना ने इन सभी रास्तों को अपने झंडे से पाट दिया है।
जहां तक इस बैठक का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। शाम को एक बैठक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच होनी है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी अपने कौन से मंत्री बनाने हैं, किनको कैबिनेट बनाना है, किनको राज्य मंत्री बनाना है। और एक जो और खबर आ रही है कि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पद के बदले चाहती है कि विधानसभा का स्पीकर उसको मिल जाए। अगर विधानसभा का स्पीकर कांग्रेस का बन जाता है तो उप मुख्यमंत्री पद की मांग वो छोड़ भी सकती है। ये एक खबर सूत्रों के मुताबिक मुझे मिली है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के नेताओं में से किसको, जो वरिष्ठ हैं, उनको कैबिनेट की जिम्मेदारी दी जाए, किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन साधा जाए। तो मेरी जो जानकारी, सुशील कुमार शिंदे इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के भी यहां आने की खबर है। साथ ही साथ राज्य के जो नेता हैं उनके भी यहां आने की बात है। तो कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज हो गया है, क्योंकि जल्दी ही फैसला करना होगा। कल शाम को 6:40 पर शिवाजी मैदान में उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण होने वाला है। उसकी तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस अपनी तैयारी उसके पहले मुकम्मल कर लेना चाहती है रणनीतिक स्तर पर। बिल्कुल। तो अरुण, अहम जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिले तो वो उप मुख्यमंत्री पद छोड़ सकती है। ये अहम जानकारी हमें मिली है। अभिषेक पांडे के पास चलते हैं जो विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, विधानसभा में इस वक्त क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, विधानसभा में आज जितने भी नए 288 विधायक हैं उन सबको शपथ दिलाई जा रही है। तमाम सारे बड़े नाम शपथ ले चुके हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस जो केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर हैं वो शपथ लेकर निकले हैं। और उसके अलावा अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, तमाम सारे लोगों ने शपथ ली है। आदित्य ठाकरे ने शपथ ली है। अब यहाँ पर शपथ का सिलसिला करीब 2:30-3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगली रणनीति जो होगी, जैसा अरुण बता रहे थे, अगली रणनीति यहाँ से निकलने के बाद एनसीपी के एक विधायकों की भी बैठक है। और उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बैठक वो शरद पवार के घर पर भी है, कोर नेताओं की, ताकि वहाँ पर ये रणनीति बनाई जाए कि किस तरीके से कैबिनेट, कल जो कैबिनेट जो लोग शपथ लेंगे या जो लोगों के शपथ लेने की संभावना है उनके साथ बातचीत की जाएगी और उनको आगे की फॉरवर्ड प्लानिंग बताई जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि 11 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, ये फॉर्मूला तय हुआ है। वो शिवसेना के कोटे में जा सकता है, जबकि एनसीपी के कोटे में 11 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री एनसीपी के कोटे में जा सकता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 9 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री रह सकते हैं। हालांकि अरुण जो बता रहे थे कि उप मुख्यमंत्री पद अभी मांग रही है कांग्रेस, लेकिन अगर उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलता है तो शायद उप मुख्यमंत्री पद की मांग छोड़ सकती है। और हलचल मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हलचल, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जैसे आदित्य ठाकरे और तमाम सारे बड़े नेता निकल रहे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर चारों तरफ जो बाहर पब्लिक खड़ी थी वो सब पहुँच गई है, सिक्योरिटी उनको हटा रही है। यानी इस तरीके की हलचल यहाँ पर पूरे दिन भर से। आज सुबह 8 बजे जब सत्र बुलाया गया था तो सभी लोग सत्र चालू होने से ठीक पहले आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अल्फाबेटिकल नेम आना है और ऐसे में बिना शपथ लिए वो विधायक नहीं बन सकते। और इसीलिए यहाँ पर तमाम सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है कि आज इनका विधायकों का सदस्यता का शपथ ग्रहण होने के बाद कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 3 तारीख के पहले तक उन्हें विश्वास मत यहाँ पर बिल्कुल। हासिल तो करना शपथ होगा। ले रहे हैं नवनिर्वाचित विधायक। अहम होगा विभागों का बंटवारा, जो कि अभिषेक जानकारी दे रहे थे। अभिषेक और अरुण, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास लौटेंगे।